हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। मैं आशीष सर आज आपके लिए जो फिजिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं। आज हम बात करने वाले हैं काइनेमेटिक के जो मोशन इक्वेशन है उसका इंटीग्रल डेफिनेशन। मीन्स जो काइनेमेटिक का इक्वेशन है उसको इंटीग्रेटेड मेथड कैसे यूज़ करते हैं, कुछ रिलेशन बताऊंगा। और क्लियरली जो इंटीग्रेशन मेथड है वो आपकी क्लास 12th का पार्ट है, मतलब कि 11th में आप इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं, बट फिर भी जब फिजिक्स में टॉपिक ये आ ही गया है इंटीग्रेशन के नाम से तो आपको थोड़ा तो समझना पड़ेगा ही। और डेरिवेशन है तो फिर हमें इसको अच्छे से समझना भी पड़ेगा। और पहली बार ये टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं तो कैसे स्टडी करें, सारी चीज़ें आपको समझ में आए। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने काइनेमेटिक के इक्वेशन को। इससे पहले जो हमने स्टडी किया था वहाँ पर हमने ग्राफिकल मेथड से पढ़ा था, आई होप इतना आपको याद होगा। और मोशन के जो 3 इक्वेशन होते हैं v बराबर u प्लस ए टी एंड s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू तो स्टडी कर लिया था सब कुछ, बट इंटीग्रेशन मेथड से कैसे इसको डिराइव करते हैं, क्या है इसका इंटीग्रेटेड मेथड, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको कुछ छोटी सी बातें बताऊँगा, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया इंटीग्रेशन हमारे क्लास 12th का पार्ट है, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको बताऊँगा जिससे रिलेशन आपको समझ में आ जाएगा। तो वो बातें बस आप रिमेंबर रखना, और इसका फॉर्मूला कैसे लगता है वो मैं एग्जाम्पल के साथ आपकी स्क्रीन पर यहीं पर तुरंत समझा दूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, यहाँ से स्टडी करता हूँ और समझाते जाता हूँ, एक बार आपको ध्यान से सुनना है एंड देन फिर डेरिवेशन के समय इसको एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखो तो v बराबर u प्लस ए टी, बिल्कुल ध्यान से देखो। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमें क्या क्या दिखाई देता है, v बराबर u प्लस ए टी, मतलब ये जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच का रिलेशन है। क्लियरली दिख रहा है ना, v भी वेलोसिटी, u भी वेलोसिटी एंड टाइम t, मतलब ये vt रिलेशन है वेलोसिटी एंड टाइम के बीच का। सेकेंड इक्वेशन ध्यान से देखो तो ये s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये कैसा रिलेशन है, टाइम के बीच और डिस्प्लेसमेंट, जिसे विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन है। मतलब सेकंड इक्वेशन हम कह सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन है। क्लियरली, तो जो ऊपर के 2 इक्वेशन है ये क्या मतलब एक्सप्लेन करते हैं, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन। सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रिलेशन। बट थर्ड इक्वेशन को देखो जो अपने आप को यूनिक दिखा रहा है, बिल्कुल अलग दिखाता है। यहाँ पर टाइम है ही नहीं, ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है। ध्यान से देखें तो ये देखिए ये यूनिक गुण है, इस थर्ड इक्वेशन का सबसे खास गुण है जो कि वेलोसिटी को बता रहा है, और s का मतलब डिस्प्लेसमेंट। मैंने शुरू से कहा है इस इक्वेशन को डिस्टेंस मान के मत पढ़िएगा, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट ही ऑलवेज पढ़िएगा। तो ये कुछ इसके खास गुण मैं बता रहा हूँ। अब मैं डेरिवेशन पर आता हूँ और वहाँ के थ्रू इस पॉइंट को समझाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हम कैसे डिराइव करें, फर्स्ट इक्वेशन का रिलेशन हम कैसे रिमेंबर रखें, वो भी इंटीग्रेटेड मेथड से। तो पहले इंटीग्रेशन शब्द जब आया है तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन से आपको वाकिफ़ करवाता हूँ। देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन को कैसे पहचानते हैं, यहाँ पे इन शॉर्ट मैं आपको समझा रहा हूँ। इंटीग्रेशन में ये श्योर है, आप जान लीजिए कुछ ऐसे सिंबल का यूज़ होगा, इसी सिंबल को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं। और इंटीग्रेशन का रियल में मतलब ये होता है कि ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ देना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। जब आप डीप लेवल पर पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे तो आपको बेसिक पढ़ाया जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब होता है ढेर सारी छोटी चीज़ों का सम होता है। इंटीग्रेशन में समेसन ऑफ पढ़ते हैं, किसी भी फंक्शन का समेसन पढ़ते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का बस जनरल सिंबल आपको बता रहा हूँ, ये सिंबल याद रखिएगा, ये सिंबल है हमारा इंटीग्रेशन का। अब फर्स्ट इक्वेशन हमारा कहता है v बराबर u प्लस ए टी, इसको कैसे डिराइव करें। तो फर्स्ट इक्वेशन के डेरिवेशन के लिए आप एक बात रिमेंबर रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन हम तभी डिराइव कर सकते हैं जब आपको एक छोटा सा रिलेशन याद हो। आई होप आपने पढ़ा होगा, a बराबर हमने बताया था dv अपॉन dt। क्या ये लाइन सभी को याद है, a बराबर dv बाई dt। याद करिए मैंने फॉर्मूले के जस्ट बाद बढ़ाया था कि जब बड़ा फॉर्मूला पढ़ते हैं तो v2 माइनस वी1 अपॉन टी2 माइनस टी1, और उसी का छोटा भाई, उसी का छोटा फॉर्मूला जब आता है तो a बराबर dv बाई dt स्टडी करते हैं। तो इंटीग्रेशन में बस यही एक शब्द आपको याद रखना है कि एक्सीलरेशन बराबर dv बाई dt होता है, यहीं से हम रिलेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो a बराबर dv बाई dt होगा, यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये रिलेशन बन जाएगा a इंटू डी टी इज़ इक्वल टू dv। क्या ये मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इंटीग्रेशन से मैंने आपको वाकिफ़ करवाया। अब मैं कुछ शब्दों को बताता हूँ। देखिए
होता क्या है, इंटीग्रेशन हमने कहा है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये सिंबल होता है, मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब इसके बाद यहाँ पे रिमेंबर ये रखना है, ऑलवेज कभी भी मैथमेटिक्स की एक सबसे बड़ी खास बात है, चाहे वो डिफ्रेंशिएशन ही क्यों ना हो और चाहे वो इंटीग्रेशन ही क्यों ना हो, जिसके साथ डी लगा होता है, देख रहे हैं, जिसके साथ ये डी शब्द लगा होता है, लिखा है ना यहाँ पे डीवी और यहाँ पे लिखा है dt, ये सबसे बड़ा एक मैथमेटिक्स का पहचान है कि जिसके साथ डीवी लगा होता है लिमिट हमेशा उसी की रखते हैं। लिमिट मतलब अभी मैं यहाँ पे कुछ शब्दों को रखूँगा, लिमिट भी एक नया शब्द आ रहा है जो कि मैथमेटिक्स का पार्ट है, वो भी आप क्लास 11th में फर्स्ट टाइम स्टडी करेंगे, वो इस साल आपको स्टडी करना है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिमिट का मतलब होता है एक सीमा, जैसे आपकी एक सीमा होती है ना, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ तो भाई आप स्टडी करते हो, अभी आपकी लिमिट है ना, क्लास 11 से क्लास 12 तक पढ़ोगे तो ये एक लिमिट है ना, 1 से लेकर 12 तक का, तो जो रियल में लिमिट होती है बस वही मैथमेटिक्स का भी लिमिट है, बस डिराइव उसको डिफाइन थोड़ा सा दूसरे लैंग्वेज में किया गया है, बट लिमिट का मतलब यही होता है उसकी सीमा, लिमिट जो उसका रियल मीन है वही है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा के लिए रिमेंबर रखिएगा, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, जिसके साथ डी शब्द लगा होता है लिमिट उसी की सिर्फ लगाई जाती है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आप सारी बातें सुन रहे हो तो मैं कुछ चीज़ें बहुत आराम आराम से चलूँगा। देखो है क्या, हमने रिलेशन जो निकालना था, जो हमें रिलेशन निकालना था, आप सोचो, खुद ध्यान दो, हमें रिलेशन निकालना था v बराबर u प्लस ए टी, ये रिलेशन निकालना था ना। अब आप अपना खुद दिमाग लगाओ, मैंने इसीलिए एक्सप्लेन किया, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का बात कर रहा है, और बड़ी अच्छी बात है कि जब इस रिलेशन को ध्यान दो तो यहाँ पे dv लगा है v के साथ और टाइम t लगा है dt के साथ, मतलब ये तो मैंने क्लियर कर दिया कि जिसके साथ d लगा होता है लिमिट उसी की रखते हैं। अब जरा खुद दिमाग लगाओ, ये dt का हमें लिमिट रखना है ना, और a बराबर तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि मोशन के इक्वेशन में a बराबर हमारा क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए, एक्सीलरेशन ऑलवेज कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट जो होता है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। मतलब आपके व्यवहारिक भाषा में कहूँ तो जब कोई नियतांक वैल्यू होती है या कांस्टेंट वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 4 5 कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है या फिर कोई कांस्टेंट है एक्स वाई जेड जिसको कह दिया गया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है और साथ ही साथ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है। वैसे आप वहाँ पे स्टडी करेंगे तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, बट हम इन जनरल क्या कहते हैं कि कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है एंड ना ही डिफरेंशिएशन होता है। तो इंटीग्रेशन हमें ये ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है तो ये ए जो है ये इंटीग्रेशन के सीमा से बाहर आ जाएगा। मतलब मैंने क्या किया था, दोनों साइड का इंटीग्रेशन किया था, तो ये ए जो है वो बाहर आ जाएगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, ए का इंटीग्रेशन लिखेंगे, ए आ गया बाहर, और किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, डी टी का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन करना है, डी वी का इंटीग्रेशन। ये सिंबल इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। अब देखो ध्यान दो, जब आप खुद इमेजिन करो, फर्स्ट इक्वेशन किसके बीच है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच, तो जब हमारा समय 0 है, अब देखो मैं वही लिमिट रख रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, ये समय है ना ओवरऑल, आप अपने दिमाग से खुद समझो, ये टाइम है ना dt, तो इसका जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट मैथमेटिकल भाषा भी समझाऊंगा और व्यवहारिक भाषा भी, लोअर लिमिट ये मैथमेटिकल भाषा है, लेकिन आप ऐसे समझो, जब समय नहीं चल रहा था, जब समय 0 है, 0 का मतलब नहीं चलना, तो जब समय 0 है, मैंने ये लिमिट रख दिया ना, समय की लोअर लिमिट क्या है, 0, जब समय नहीं चला है तो उस समय वेलोसिटी क्या होगी, u होगा। कैसे पहचाने, ये वेलोसिटी है ना, हमें लिमिट तो रखना ही रखना है क्योंकि इंटीग्रेशन में लिमिट रखी जाती है। तो जब समय 0 था तो उस समय वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की लिमिट क्या होगी, प्रारंभिक वेग। और ज़रा खुद उस ग्राफिकल नोटेशन को याद करो, मैंने बताया था कि जब समय 0 होता है, जब वस्तु नहीं चलती है शुरुआत में, तो उस समय वेग क्या माना जाता है, इनिशियल वेलोसिटी माना जाता है, जैसा कि u आप स्टडी किए हो। तो जब टाइम t 0 है उस समय इसका लिमिट क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और जब ये समय बढ़ के t हो जाता है, t का मतलब कोई भी टाइम, टी का मतलब कोई भी समय, इंटरवल हो, पीरियड हो, कोई भी समय हो, जब ये समय 0 से बढ़ के टी हो गया तो अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। मतलब ये रिलेशन देखो, मैंने इंटीग्रेशन मेथड से आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कोई वेलोसिटी जब हम इंटीग्रेशन मेथड से पढ़ते हैं तो लिमिट लगती है सिर्फ उस पर जिस पर ये d लगा होता है, और d किसके साथ लगा था, समय के साथ। तो जब समय 0 है, इसका लोअर लिमिट क्या हो सकता है, 0, तो उस समय 0 के समय वेलोसिटी क्या होनी चाहिए,
इनिशियल वेलोसिटी आप पढ़े हो, जब बॉडी नहीं चलती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ही तो मानते हो ना। तो टाइम t बराबर 0 पे u और फाइनल टाइम जिस भी टाइम की बात करेगा उस समय वेलोसिटी v है। तो क्या ये बातें समझ में आई? इसी को कहते हैं लिमिट का रखना। अब ध्यान से समझो, आपको सब कुछ समझाऊंगा। जो मैंने u यहाँ पे 0 रखा है और ये t रखा है, ये समय की लिमिट है, ये जो टाइम का ये लिमिट है। इसी तरह से इसकी लिमिट आप क्या कहोगे? टाइम का लिमिट है 0 से t। और उसी तरह से वेलोसिटी की लिमिट क्या है? वेलोसिटी की लिमिट है u से v, मतलब इनिशियल वेलोसिटी u से बढ़ के क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वेलोसिटी v, वो कुछ भी हो सकता है। तो लिमिट आपको समझ में आ गया, ये इसीलिए बेसिक तरीके से चल रहा हूँ। अब देखो इसके बाद एक मैथमेटिकल का फॉर्मूला जो कि आप स्टडी करोगे इंटीग्रेशन में, लेकिन एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। कभी भी जब सिंगल शब्द, कोई भी सिंगल शब्द, देखो ये एग्जाम्पल के साथ इन ब्रैकेट आप ध्यान से देखो, समझ लेना। ये फॉर्मूला है, वैसे तो फॉर्मूला है बट आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। किसी के भी साथ डी शब्द लगा हो, जैसे डी ए लिख दिए। अब ये फॉर्मूला समझना, ये मैंने लिखा है डी ए, अब आपको समझना है। तो डी ए का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप क्या बोलोगे? ए बोलोगे। डी ए लिखा है तो डी को गायब कर दो, इसका इंटीग्रेशन ए होता है। और समझना है तो चलो मान लेते हैं डी बी लिखा है, डी बी का इंटीग्रेशन क्या होगा? बी हो जाएगा, सीधा सीधा। अगर कोई इंटीग्रेशन मान लो dx लिखा है, dx, ये dx का हमने इंटीग्रेशन किया तो क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। सिर्फ एकदम आसान शब्दों में समझ जाओ। जब सिंगल सिंगल वर्ड रहता है, देखो ये dv लिखा है, यहाँ पे dt लिखा है। फॉर्मूला अभी समझाऊंगा, वैसे तो फॉर्मूले से आता है बट एग्जाम्पल से समझ लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब सिंगल सिंगल वर्ड लिखा हो तो बस d को गायब कर दो, वही उसका इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें? तो देखो यहाँ पे dt लिखा है ना, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का इंटीग्रेशन हो जाता है t हो जाता है। देखो ये मैंने लिख दिया t, तो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t। देखो उसी मेथड पे d को गायब कर दो, t बचा था, ये मैंने t रख दिया। अब इसकी लिमिट रखो, t के बगल में क्या रखा था? इंटीग्रेशन का मेथड ने, देखो मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। तो dt का इंटीग्रेशन t हो गया और लिमिट क्या है? 0 से टाइम t। जैसे लिखा था वैसे कॉपी कर लिए, a हमारा कांस्टेंट था, a मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उसी तरह से अब राइट हैंड साइड में आओ तो dv लिखा है ना, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v हो जाएगा। d को गायब कर दो, बचा क्या? v। और v का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? लोअर लिमिट है u एंड अपर लिमिट है v। नीचे वाले शब्द को लोअर कहते हैं। आपको पता है जो फेलियर होते हैं उसको लोअर कहते हैं, और जो अच्छी रैंक वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? अपर कहते हो, तभी तो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। वैसे ही समझो, ये नीचे वाला है तो लोअर लिमिट और ये अपर वाला है तो अपर लिमिट। ये लिमिट की सब परिभाषाएं हैं, छोटे छोटे शब्द हैं। क्लियर हो गया? अब देखो हम क्या करते हैं, ये मैंने इंटीग्रेशन कर दिया। और कभी भी किसी भी फंक्शन का या किसी भी चीज़ का इंटीग्रेशन करना, जब इंटीग्रेशन हमारा हो जाता है तो हम उसको एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। देखो मैंने न्यू एक बड़ा ब्रैकेट लगाया है। तो इंटीग्रेशन हम कर चुके थे, dt का इंटीग्रेशन t और मैंने एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। वैसे dv का इंटीग्रेशन v और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। देन आफ्टर जैसे जैसे सब कुछ लिखा था मैंने कॉपी कर दिया, लोअर लिमिट अपर लिमिट जैसे लिखी थी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे इसके बाद एक रूल आप रिमेंबर रखिएगा। यहाँ तक की छोटी बातें आपको तैयार हो गई, तो इसके बाद एक चीज़ रिमेंबर रखिएगा। अब हम क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, क्या करते हैं? आफ्टर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। आफ्टर इंटीग्रेशन मतलब जब हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं, तो बस मैथमेटिकल का लास्ट स्टेप बचता है, जिसे कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसका मतलब होता है वैल्यू को रखना। जो मैं जस्ट अभी बोल रहा हूँ, यहाँ पे बस किया क्या जाता है? अपर लिमिट रखते हैं एंड देन लोअर लिमिट की वैल्यू रख देते हैं, लोअर लिमिट की। ये बस बात रिमेंबर रखिएगा। ये हर एक इंटीग्रेशन में, देखो यार मैं पढ़ाता हूँ, मेरे शब्दों को बहुत बार सुने होंगे। मैं पूरे फिजिक्स की जैसे बात करता हूँ वैसे मैथमेटिक्स की भी बात कर रहा हूँ। कभी भी आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे और अगर वहाँ पे लिमिट शब्द लगा है ना, कुछ ऐसे ही इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो और अगर लिमिट लगा है तो 100% है वो मैथमेटिक्स में ये रूल लगेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हर एक मैथमेटिक्स इस बात को फॉलो करती है, क्योंकि लिमिट गिवन है तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगर लिमिट गिवन है तो रखना ही पड़ेगा। और कैसे रखते हैं? पहले अपर लिमिट रखो, देन माइनस का सिंबल लगा के लोअर लिमिट रख दो। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने t तक इंटीग्रेशन कर दिया था ना, मैंने क्या लिखा है? आफ्टर इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन हो जाए अब वैल्यू पुट करना है। तो इसका इंटीग्रेशन t है और इसका इंटीग्रेशन v है। तो अब हमें क्या रूल फॉलो करना है? आपको अच्छे से समझ में आ गया। अपर लिमिट रखना है, माइनस का सिंबल लगाना है, देन लोअर लिमिट रखना है। चलो वैल्यू को पुट करते हैं। ये t है ना, इस t के स्थान पे जब अपर लिमिट रखोगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ t आएगा?
सही है? ज़रा ध्यान से देखो तो क्या मैं सही लिख रहा हूँ? देखो ये हमने क्या किया है, t हमारा था और अपर लिमिट जब रखेंगे तो t ही तो रखोगे ना आप। अपर लिमिट हमारी t हो गया, ठीक है। और लोअर लिमिट रखोगे तो t के स्थान पे क्या रखोगे, 0 रखोगे। देख लो, एक बार t के स्थान पे अपर लिमिट रखे तो t विद माइनस साइन, लोअर लिमिट हमने यहाँ पे रखना है, रखने का मतलब पुट अप कर दीजिए, तो मैंने रख दिया। तो ये क्या बन गया, t माइनस 0 बन गया। और इसके बगल में कौन पहले से चिपका हुआ है, a हमारा यहाँ पे लगा हुआ है पहले से। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में भी वही काम करेंगे, v है ना। अब v का क्या करोगे, अपर लिमिट रखो। तो अपर लिमिट क्या है, स्मॉल v है। अपर लिमिट हमारी क्या है, स्मॉल v है। और माइनस का सिंबल लगा के लोअर लिमिट क्या है, u है। तो यहाँ पे हम u पुट कर देंगे। क्या चीज़ें आपको समझ में आ गई? इंटीग्रेशन हमने कर लिया था इस स्टेप तक, हमें बस वैल्यू पुट करना था। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से मैंने वैल्यू रख दिया। अब इसके बाद इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। t माइनस 0 बराबर t होता है और मल्टीप्लाई होगा किससे, a से। तो ये at बन गया बराबर, ये क्या लिखा है, v माइनस u। और आप ध्यान से देखो तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है, v को यहीं रहने दो, v बराबर u प्लस at। क्या ये बातें समझ में आ गई? देखो ये हमारा रिलेशन भी आ गया। तो क्या रिमेंबर रखना था, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए a बराबर dv/dt का हेल्प लेना है एंड देन उसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देन इंटीग्रेशन। क्लियर? अब चलते हैं मोशन के सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या कहता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बोल रहा हूँ, आपको सुनते रहना है। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है ना, किसके बीच का रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का। कोई ऐसा फॉर्मूला याद करो जहाँ पे मैंने आपको सिखाया था डिस्प्लेसमेंट आ रही हो और टाइम भी आ रहा हो। सोचो, अपने दिमाग पर फोर्स डालो, कुछ याद आ रहा है? मुझे तो बिल्कुल याद आ गया है। वेलोसिटी बराबर हमने स्टडी किया था, वेलोसिटी बराबर हमने स्टडी किया था ds/dt। क्या ये फॉर्मूला याद है? सेकंड इक्वेशन के डेरिवेशन पर हम कदम रख चुके हैं। एंड s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये रिलेशन है। और याद करो इसको कैसे रिलेशन निकालेंगे, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आए और टाइम t भी आए। एक फॉर्मूला है वेलोसिटी v बराबर dx/dt। क्या ये याद है? और इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, इसी सेम चीज़ को, वेलोसिटी बराबर dx/dt, या फिर याद करो ds/dt। वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। कुछ याद आ रहा है? विस्थापन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। बस यहीं से हमारा रिलेशन डिराइव होगा, क्योंकि यस का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे फिर हम वही रूल फॉलो करेंगे, कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। v बराबर ds/dt, इस रिलेशन को रिमेंबर रखना है एंड देन यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को देखो कैसे ले आएंगे, v बराबर ds/dt लिख सकते हैं, आपने पढ़ा है, वेलोसिटी में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, मैंने लिख दिया क्लियरली। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन मेथड। तो भाई इंटीग्रेशन मैंने समझाया है ना, दोनों तरफ ये सिंबल लगा दो। ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन को। लगा दिया इंटीग्रेशन मेथड। अब इसके बाद आखिर हमें सेकेंड इक्वेशन डिराइव करना है, तो हमें फर्स्ट वाले की हेल्प लेना ही पड़ेगा। अगर हम सेकंड इक्वेशन पर कदम रख रहे हैं, ऐसे समझो जब हम सीढ़ी के सेकंड स्टेप पे चलते हैं तो फर्स्ट स्टेप पे बिना पैर रखे आगे नहीं बढ़ सकते हो। सेम वही चीज़, हम सेकंड इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना ही पड़ेगा। तो कैसे हेल्प लें, यहाँ पे v शब्द लगा है, बस यही हमारी मदद करेगा। तो ध्यान से देखो, पहले सब कुछ कर लेते हैं देन इंटीग्रेट करते हैं। तो ds हमारा जैसे लिखा था लिखे रहने दो, बराबर v बराबर, आप फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, u प्लस ए टी। क्या मैं रख सकता हूँ v बराबर, देखो मैंने कुछ किया नहीं है, वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी रख दिया है। और आप मुझे खुद बताओ, इसके साथ dt चिपका हुआ है, कौन चिपका है, dt लगा हुआ है। तो खुद मुझे बताओ, जब ये dt मल्टीप्लिकेशन में लगा है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो दोनों के पास जाएगा ना, मतलब ये dt u के पास भी जाएगा और ये dt ए टी के पास भी जाएगा। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हार्ड नहीं होता है, बस पढ़ो तो क्या
क्या इसमें टफेस्ट था? वैल्यू पुट करना आपने बचपन से सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन से सीखे हो, अगर कोई संख्या से मल्टीप्लाई करो तो वो सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है। सेम चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक्स वाई जेड का मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं और बचपन में हम लोग 2 गुणे 4 गुणे 8 सीखे थे। तो यार क्या फ़र्क पड़ता है, रूल तो सेम है। तो ये ds हमारा जैसे था रख दिया और v बराबर u प्लस ए टी एंड मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब इसी स्टेप को क्या हम लिख सकते हैं, ds का इंटीग्रेशन मेथड इज इक्वल टू u dt, u के साथ dt लग गया और इंटीग्रेशन सिंबल अलग कर दो और बीच में प्लस का सिंबल है तो प्लस का सिंबल लगा दो, देन उसके बाद at dt क्या लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इक्वेशन ऊपर से स्टार्ट आई थी, v बराबर ds अपॉन डी टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन v dt बराबर ds एंड इसके बाद v बराबर मैंने रख दिया u प्लस ए टी एंड ध्यान से देखो तो u dt एक साथ हो गया और at dt एक साथ हो गया। एक बार फास्ट वे में देख लीजिए, v इंटू डी टी बराबर ds, कुछ ऐसा लिखा था v dt बराबर ds, यहाँ पे हमने रख दिया u प्लस ए टी एंड इसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन तो ये dt इसके पास जाएगा तो क्या बन जाएगा u dt, वही देखो मैंने लिखा हुआ है और at dt बन जाएगा at dt, सिंपल। तो वही तो मैंने आपको पहले से समझा दिया है, क्लियर। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप बेशक एक ही बार में ऐसा पढ़ो कि सब कुछ रिमेंबर हो जाए, एक बार में ऐसा पढ़ो कि कभी भूले ही ना, ठीक है। यहाँ तक का बेसिक मैथमेटिक्स समझ में आ गया। अब देखो ऊपर की सारी चीज़ें मैं हटाने वाला हूँ। क्या है हमारा मेन फंक्शन, ये हमारे काम का है क्योंकि हमने वैल्यू पुट कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प भी ले लिया, अब यहीं से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। तो देखो हमने क्या रिलेशन ले आ लिया है, u इंटू डी टी, u इंटू डी टी एंड प्लस सिंबल, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के at dt इज इक्वल टू ds, यही रिलेशन है ना। अब जरा इसी रिलेशन को ध्यान से देखो, सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या थी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पे जरा ध्यान से समझो तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है। वो फॉर्मूला किसके बीच रिलेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। और इंटीग्रेशन के हम उस स्टेप तक पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है ds मतलब डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे dt लगा है, बड़ी अच्छी बात है। तो ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तक हम पहुँच चुके हैं। अब क्या करोगे, सब कुछ हमने फुल्ली फाइनल कर दिया, लिमिट रखो, क्योंकि इंटीग्रेशन का सिंबल लगा है तो लिमिट आपको लगाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है तो लिमिट लगाओ। कैसे लिमिट लगाते हैं, एक और छोटा सा खेल खेलते हैं, देन आगे चलते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ये u जो है, हम देखो ये dt किसके साथ लगा है, मतलब टाइम के साथ dt लगा है ना, तो लिमिट किसकी रखोगे, टाइम की रखोगे। मैंने बोला है d शब्द जिसके साथ लगा रहता है उसी की लिमिट रखते हैं। तो यहाँ पे किसकी लिमिट रखेंगे, dt मतलब समय का लिमिट। यहाँ पे देखो dt, तो dt मतलब किसका लिमिट, समय का लिमिट। और यहाँ पे ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट, किसकी लिमिट, डिस्प्लेसमेंट की लिमिट। तो अब देखो u हमारा एज अ कांस्टेंट होगा तो ये u हमारा बाहर आ जाएगा। जो u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी वो एज अ कांस्टेंट है, तो ये u हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, लगा है इंटीग्रेशन dt के साथ। तो आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, dt का इंटीग्रेशन करना है ना। और मैंने पहले बताया है कि जब हमें जिसकी लिमिट गिवन होती है, जिसके साथ d लगा होता है, उसी का इंटीग्रेशन करते हैं तो बगल वाला कैसा ट्रीट करोगे, कांस्टेंट की तरह। इसीलिए dt का हमने इंटीग्रेशन कर दिया और u एज अ कांस्टेंट था तो बाहर कर दिया, क्लियर। और मैंने पहले बोल चुका है कि कांस्टेंट का एक्सीलरेशन, जितनी भी बातें बता रहा हूँ सब रिमेंबर रखना, मैथमेटिक्स की छोटी छोटी यही सब बातें हैं। कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है और ना ही डिफरेंशिएशन। तो u हमारा बाहर हो गया एंड उसके बाद उसी तरह से इस मोशन का 3 इक्वेशन खुद कहता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, एक्सीलरेशन बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ से a ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, तो बचा क्या, t dt, a हमारा बाहर आ गया, t dt एंड बराबर ds। ये हमारी फाइनली इक्वेशन आ गई। अब हम यहाँ पे पुटअप करेंगे अपने लिमिट को। सब कुछ हमने एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीख लिया है, अब हम रखेंगे यहाँ पे लिमिट को। तो एक बार फास्ट वे में मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट करिए, देन आगे चलते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए तुरंत एक बार में, ठीक है। तो चलते हैं अब आगे। इसके बाद देखो यस है ना, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लिमिट रखना शुरू करो। डिस्प्लेसमेंट सबसे लोएस्ट कितना हो सकता है भाई, डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा मतलब कम से कम कितना हो सकता है, जाहिर सी बात है ज़ीरो पे स्टडी करोगे। जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है
तो उस समय समय क्या रहा होगा, ज़ीरो समय। तो आसान सी बात है, हर जगह 0 0 0 कर दो। टाइम ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो। सेम वे, किसी भी वे से समझो, जब समय हमारा ज़ीरो था तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, एंड यही डिस्प्लेसमेंट जब जीरो से एस हो गया अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको क्या मिलेगा भाई, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ही तो आएगी ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट एस हो सकता है। तो ज़ीरो से जब एस हो गया तो समय अधिकतम कितना लिए होगे, चाहे टाइम लो और चाहे टाइम इंटरवल लो। तो जीरो से टाइम टी का देखो मैंने लिमिट लगा दिया, लोअर लिमिट थी 0 0 0। क्यों, जब समय ज़ीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। ग्राफिकल पढ़ाई याद करो, सारी पढ़ाई हम वहीं से पढ़ते थे। जब समय बराबर ज़ीरो है तो बॉडी उस समय नहीं चल रही थी, तो जब बॉडी नहीं चल रही है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो ही तो होगा। तो वही मैंने किया है, समय ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, और जब समय टी देन डिस्प्लेसमेंट एस। अब हमें सब कुछ मैं सिखा चुका हूँ। एक बार dt लगा है तो इसका इंटीग्रेशन t है, और एक बार ds लगा है तो इंटीग्रेशन s। लेकिन एक फार्मूला अब यहाँ पे फंस गए कि ये t dt आ गया, तो एक फार्मूला रिमेंबर रख लीजिए, ये आपके लिए काम का है, x इंटू डी एक्स हो। बस ध्यान से टर्म समझो, t dt समझने के लिए देख लो, t dt मतलब एक बार लिखा हो, बगल में dt लिखा हो, और देख लो n हो dn हो, n हो dn हो, और देख लो a हो da हो, ठीक। और फार्मूला देख लो, y हो dy हो, सब कुछ एकदम सेम है ना, बिल्कुल पावर। ध्यान से देखो, तो इन सभी के लिए एक फार्मूला होता है। इन शॉर्ट आप जो अच्छा लगे उसको पढ़ लो। x इंटू डी एक्स मैंने पहले लिखा है ना, इसी पर हमारा फार्मूला चलता है। मैथमेटिक्स में जितना फार्मूला पढ़ते हैं x डी एक्स के बीच पढ़ते हैं, तो क्या है, x की पावर 1 है ना, ध्यान से देखो x की पावर 1 है ना, तो इसके लिए फार्मूला क्या चलता है, y dy हो, a da हो, n dn हो, t dt हो, कुछ भी हो, तो x की पावर n और dx हो, x की पावर n dx हो, ऐसा कोई भी फंक्शन हो तो इसका इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। क्या बोल गए सर, x टू दी पावर n dx का जो इंटीग्रेशन फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बस ये फार्मूला रिमेंबर रखिएगा, ये आपको हेल्प करेगा। सोचोगे ना यार सर बड़ा आज टफ पढ़ा रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड, लेकिन ये टफ नहीं है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए आपको टफ लग रहा है। सब फार्मूले हैं, छोटे छोटे फार्मूले हैं, स्टडी करते चलो सब समझ में आएगा। x की पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कैसे रिमेंबर रखें, फार्मूला कैसा रिमेंबर रखें, ऐसे याद रखो, जब पावर n हो तो n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। देखो ये क्या है, पावर n है तो n प्लस 1 और उसी से भाग दे दो n प्लस 1। इतना तो रिमेंबर रख सकते हो ना, ये आपको याद करवा दिए फार्मूला। तो अब ज़रा ध्यान दो, इसी फार्मूले को तो हमें यूज़ करना था। यहाँ पे t dt है, क्या लिखा है, t अलग से लिख लो और dt अलग से लिख लो। तो इसके लिए मैंने क्या फार्मूला बताया, कंपैरिजन कर लो, x टू दी पावर n dx से कंपैरिजन करोगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसी से कंपैरिजन करवा लो। यहाँ पे क्या है, एक लिखा है ना, तो t dt देखो, t dt x n dx, बस वैल्यू पुट कर दो, तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, जो ऊपर लिखो उसी से भाग दे दो, तो t की पावर 2 अपॉन 2, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया, t की पावर 2 अपॉन 2। तो हमें तो डायरेक्ट याद हो गया, t dt का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन, t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन भी हमने कर दिया है। अब वैल्यू डायरेक्ट पुट करते चलो, dt का इंटीग्रेशन t होगा, देखो मैंने t लिख दिया, सिखाया था ना, सिंगल हो तो एक बार बड़ा सा ब्रैकेट लगा दो और लिमिट रख दो, 0 लिमिट यहाँ पे है, टाइम t लिमिट यहाँ पे है, इसका काम कंप्लीट। और u यहाँ पे चिपका था तो u को लगे रहने दो, बगल में a लिखे, a जैसे लिखा है लिखे रहने दो। और t dt का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, तो t स्क्वायर अपॉन 2 लिखो, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। t स्क्वायर बाई 2 बड़ा ब्रैकेट लगाओ, मैंने बोला ना इंटीग्रेशन करने के बाद बड़ा ब्रैकेट, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। और आगे चलो, इक्वल के बाद ds का इंटीग्रेशन s, और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। क्या बातें समझ में आ गई, जो ये छोटी छोटी चीज़ें लिखे हैं इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने वैल्यू पुटअप कर दिया है। t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन हो गया, और ये फार्मूला आप नोट कर ही लोगे वीडियो पॉज करके, ठीक है।
तो ये हमने इंटीग्रेशन सभी का कर दिया। अब बस वैल्यू पुट करना है। जब हम इंटीग्रेशन कर लें, आफ्टर इंटीग्रेशन क्या करते हैं, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारी क्या है, अपर लिमिट t है, तो u हमारा ऐसे पड़ा रहेगा और अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। सब वैल्यू समझ में आ गई। t को पकड़ो और यहीं पर रख दो, तो t जब यहाँ रखोगे तो t बनेगा, हो गया माइनस साइन, एंड लोअर लिमिट 0, तो 0 को t पे पुट करोगे 0 बन गया। अब आगे चलो, इसके बाद जब आगे चलेंगे तो a हमारा पहले से लिखा है, a को लिखे रहने दो। 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर ध्यान से देखो तो 1/2 छिपा हुआ है ना, तो ये 1/2 बाहर चला आएगा, मतलब a/2 लिख सकते हैं। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 1/2 बाहर आ गया तो 1/2 a के पास चला गया। अब ज़रा ध्यान से देखो, ये रिलेशन क्या है आपका, t² लिखा हुआ है, ये t² लिखा है और नीचे है 0, ऊपर है टाइम t, और वैल्यू को पुटअप कर दो। जब वैल्यू को पुट करोगे तो क्या होगा, अपर लिमिट को उठाओ रख दो, t को यहाँ रखोगे तो क्या बन जाएगा, t² बन जाएगा, और 0 को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई। तो ये एक स्टेप में आपको क्या करना था, 1/2 बाहर करना था। देन नेक्स्ट स्टेप में t² एक बार फिर से लिखते कुछ इस तरीके से, a/2 बाहर आ गया, t² के बाद हम लिखेंगे 0 एंड t, एंड नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वैल्यू को पुट करना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। तो क्या मैं इस बात को अब इरेज कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट में तो वैल्यू पुटअप कर दिया है। तो हमारा क्या हो गया, 1/2 डायरेक्ट बाहर आ गया, 1/2 डायरेक्ट बाहर आ गया, a हमारा अपनी जगह पड़ा था, और लोअर लिमिट रखने के बाद क्या हुआ, t² माइनस 0, ये हमारा रियल वैल्यू हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई। देन आफ्टर इक्वल का साइन लगा के राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो s के स्थान पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो s माइनस 0 हो गया। तो ये इक्वेशन को ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो, ut लिख सकते हो, u इंटू टी बराबर ut, एंड प्लस ये क्या लिखा है, हाफ लिखा है और a लिखा है, हाफ लिखा है और a लिखा है। ये रिलेशन क्या है, t² है, ut प्लस हाफ at² आ गया, और इक्वल में क्या लिखा है, s लिखा है। तो ये रिलेशन देखो, चले कहाँ से थे और पहुँच कहाँ पे गए, s बराबर ut प्लस हाफ at²। तो ये था हमारा मोशन का सेकंड इक्वेशन, जो कि पुटअप करके हमें निकालना था वैल्यू को। ठीक है, काइनेमेटिक के 2 इक्वेशन इंटीग्रेशन मेथड से इस तरीके से सॉल्व हो गए। अब थर्ड इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो थर्ड इक्वेशन को भी ध्यान से समझते चलो। थर्ड इक्वेशन है v² बराबर u² प्लस 2as है, और ये रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये रिलेशन बताता है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का। कैसे दिमाग लगाएं, कैसे क्या करें कि ये भी रिलेशन हमारा आ जाए। तो यहाँ पे याद रखना, ये यूनिक इक्वेशन है। यूनिक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरू की 2 इक्वेशन vt और st पर बेस्ड थे, बट ये हमारा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट पर बेस है, तो कुछ तो इसकी स्पेशलिटी होगी ही होगी। तो इसको ऐसे पढ़ो, v² बराबर u² प्लस 2as, और मैं कुछ मतलब व्यवहारिक, देखो मैं भी यार स्टडी किया हूँ व्यवहारिक तरीके से। अगर फिज़िक्स को आप फिज़िक्स पढ़ के समझे ना तो समझ नहीं पाओगे, मतलब अगर फिज़िक्स को फिज़िक्स जैसा पढ़े तो फिर समझ ही नहीं पाओगे, उसको फील नहीं कर पाओगे। व्यवहारिक तरीके से समझो, कुछ तरीका बना के समझो, सब समझ में आएगा। यूनिक इक्वेशन है तो कुछ तो हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। किसी के अंदर अच्छी खूबियाँ होती हैं तो उसने कुछ ना कुछ अच्छे काम किए होते हैं, तब अच्छी खूबी आई है। तो कैसे इसको डिराइव करेंगे, रिमेंबर रखना एक बात को। जनरल आपने पढ़ा है a बराबर dv/dt होता है। भाई इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, कुछ तो रिमेंबर रखना ही पड़ेगा, बिना इसके हेल्प लिए तो होगा नहीं। a बराबर dv/dt ये तो दुनिया का हर बच्चा जानता है, ठीक। a बराबर dv/dt तो हर बच्चा जानता है, लेकिन यूनिक इक्वेशन को सॉल्व करने चले हो तो क्या करोगे, यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा ds से। बस यही इसकी खास स्पेशलिटी है। अगर हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करना चाहते हैं तो a बराबर dv/dt सब जानते हैं, बट आपको ds/ds करना पड़ेगा। आपने सीखा होगा कि किसी भी संख्या से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो इस इक्वेशन में डिफरेंस नहीं होगा, मतलब ये लिखा तो एक ही है ना, ds से ds कट गया, बचा क्या, एक।
तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, a बराबर dv/dt एंड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ds/ds। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना लो। क्या कॉम्बिनेशन बना लो, ध्यान से समझना मैं कॉम्बिनेशन किसका बना रहा हूँ। ds और dt को एक पास ले लो, देखो मैंने बना दिया। ds और dt को एक पास ले लो और dv और ds को एक पास ले लो। मतलब a बराबर, जो मैथमेटिकल खेला है उसको खेल रहा हूँ अभी, तो a बराबर हमारा क्या हुआ, ds/dt। a बराबर ds/dt एंड नेक्स्ट आपका क्या लिखा है, dv/ds लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि ध्यान से देखो, इस dv/dt को, इस dv/dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो a बराबर वेलोसिटी v इंटू dv/ds लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो a बराबर v इंटू dv/ds हो गया। अब यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा, v dv एक पास हो गए, देखो v dv एक पास हो गए ना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, इज इक्वल टू a लिख के ds लिख दिए। मैंने कुछ तो एक्स्ट्रा नहीं किया ना, सिंपल था, ds/dt पढ़े हो, वेलोसिटी बराबर होता है, मैंने रख दिया v, ds/dt के स्थान पे v रख दिए और dv/ds जैसे लिखा था लिखा रहने दिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। क्या रिलेशन आ गया, v dv बराबर a ds। बस यही रिलेशन हमें पहुंचाएगा कहाँ तक, मोशन के थर्ड इक्वेशन तक। ज़रा ध्यान से देखो क्या है, ये dv लिखा है ना, dv मतलब वेलोसिटी, और ये क्या है, ds मतलब रिलेशन आ गया हमारा पहले से। मैं बार बार हर स्टेप में, आप देखना फिर से वीडियो को बैक करके देखो, मैंने हर जगह बोला है कि जिसका रिलेशन निकालना है, जो इक्वेशन ले आना है, उसके इंटीग्रेशन तक पहुँचो। तो देखो यहाँ पे हमें रिलेशन क्या निकालना था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, पहुँच तो गए, ये है वेलोसिटी का रिलेशन, ये है डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। तो ये बात याद रखना, मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ उसमें कोई भी चीज़ें मतलब ऐसी नहीं रहती कि वो फालतू हैं, सब काम की चीज़ें हैं, लेकिन आप उसको फील तो करो, हर एक चीज़ आपके लिए काम की है। अब यहाँ तक तो हमने मैथमेटिकल सीखा था, ये इक्वेशन आ गया a और ds बराबर v dv, ये हमारा रिलेशन था, a ds बराबर v dv। ये सब हम क्यों किए हैं, ये मैथमेटिक्स था। अब हम पहुंच चुके हैं अपने रिलेशन तक, तो लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो ऐसे लगाएंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए, ये लग गया इंटीग्रेशन का सिंबल। अब लिमिट रखना शुरू करेंगे, कैसे, a हमारा कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, a कांस्टेंट बाहर आ गया, ये बचा ds बराबर v इंटू dv लिख सकते हैं, सेम चीज़। और अब लिमिट को पुटअप करो, तो लिमिट ध्यान से देखो, यहाँ पे ds जिसके साथ d शब्द लगा है लिमिट उसी की रखोगे, जिसके साथ dv लगा है लिमिट उसकी रखोगे। तो यस जब जीरो है, जब विस्थापन जीरो है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी u होती है। ये इक्वेशन क्या गिवन करती है, जब समय जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो इनिशियल उसका क्या है, वेलोसिटी u है, और जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट s है तो उस समय फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई, ds का लिमिट रखना था। देखो बस फंक्शन को देखो, मैं श्योर कह रहा हूँ, बेशक आपके लिए ये वीडियो टफ़ है, मतलब डेरिवेशन टफ़ है, आज के वीडियो आपको टफ़ लगेंगे, बट मेरे कहने पे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज 2 बार देखना, क्यों नहीं समझ में आएगा। बार बार मैं वही रूल फॉलो किया हूँ, बार बार वही स्टेप फॉलो किया हूँ। तो ds था, ds को देख के जीरो कर दिए भाई, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो तो इनिशियल वेलोसिटी u, और फाइनल डिस्प्लेसमेंट s तो फाइनल वेलोसिटी v है, देख के लिमिट रख दिए। अब इंटीग्रेट कर दो, कैसे, सब कुछ हम कर चुके हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट सब रख दिए। तो जब हम लिमिट रख लेते हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ds का इंटीग्रेशन s होगा, याद करो, सेम dv का v, dA का a, dt का t, या लिखवाए थे ना पहले ही, dx का x, बस d को गायब कर दो। अगर सिंगल है तो यही चीज़, तो मैंने वही किया, ठीक। तो ds का तो s हो गया, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s, चिपका कौन है, a चिपका है, a को ऐसे चिपका दिए, इज इक्वल टू, जस्ट अभी मैंने सिखाया है t dt था, वहाँ पे t dt था, तो क्या किए थे, t² बाई 2 किए थे। कहाँ से फॉर्मूला आया था, x टू दी पावर n dx,
x टू दी पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ये मेन फॉर्मूला है, रिमेंबर रखना। उसी पर बेस्ड ये निकाले थे t dt, तो t स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे क्या पूछा है v dv, ध्यान से देखो v dv, तो v की पावर 1, कंपैरिजन करा लो, v v dv dv सेम बन गया, तो क्या रखोगे v की पावर 1 प्लस 1 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस 1, तो ये इंटीग्रेशन भी तैयार हो गया। तो क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2, खुद ही समझ लो, जब t dt का t स्क्वायर बाई 2 तो v dv का v स्क्वायर बाई 2। जिस तरीके से आप समझ सको उस तरीके से समझाऊंगा। फॉर्मूला है तो फॉर्मूला रट सकते हो तो रट लो, नो प्रॉब्लम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। x dx तो x स्क्वायर बाई 2, देख लो यहाँ पे x dx। एक और एग्जांपल समझ लो, भूले कुछ ना बस इसीलिए। x dx का क्या हो जाएगा, x का 1 प्लस 1 अपॉन x का 1 प्लस 1, सिंपल। तो क्या बन गया x स्क्वायर बाई 2, जो रिमेंबर रख सको। x dx का x स्क्वायर बाई 2, t dt का t स्क्वायर बाई 2, v dv का v स्क्वायर बाई 2, तो ये रिमेंबर रख लो, चाहे फॉर्मूला रिमेंबर रख लो। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया, इक्वल टू v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 हो गया। और जैसे लगाओ इंटीग्रेशन, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा दो। इंटीग्रेशन जब कर लो तो बड़ा ब्रैकेट लगा दो। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एंड अब वैल्यू को पुटअप करना है। तो यहाँ पे देखो a है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट s, इसको रख दो, लोअर लिमिट 0 बराबर a आपका यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे है क्या 1/2 कांस्टेंट है, तो 1/2 बाहर चला आएगा, 1/2 कांस्टेंट बाहर चला आएगा। इसके बाद अपर वैल्यू रखो, देखो क्या इस इक्वेशन को यही लिखते हैं ना, 1/2 बाहर आ गया v स्क्वायर और लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v। जैसा लिखा था वैसे ही छाप रहा हूँ बस, और कुछ अलग नहीं है। इसके बाद क्या करोगे, अब वैल्यू को पुट कर दो, तो ये a था a, s माइनस 0 s बन गया, इज इक्वल टू हाफ को अपने जगह रहने दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्या बातें समझ में आई, ऊपर v था नीचे u था, तो अपर लिमिट पहले रखो, तो v को जब v के स्थान पे रखोगे तो v स्क्वायर, एंड u को इसके स्थान पे रखोगे तो u स्क्वायर। यही तो मैं बार बार कर रहा हूँ। ये हमारी अपर लिमिट है और ये हमारी लोअर लिमिट है, इसको रख दो, ब्रैकेट के अंदर रख दो, तो ये रखेंगे तो v स्क्वायर और u स्क्वायर ये हो गया। तो अब ज़रा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैंने क्या लिखा है, a इंटू एस बराबर a इंटू एस बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यही लिखा है मैंने। a इंटू एस बराबर हाफ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और ये हाफ इसके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर लिख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन है तो इधर चला आया, और इसी इक्वेशन को बस दाएं बाएं कर दो, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये भी हमारा डेरिवेशन चला आया इंटीग्रेशन मेथड से, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये काइनेमेटिक के सारे इक्वेशन हमारे सॉल्व हो गए विद इंटीग्रेशन मेथड। अब आपको करना क्या है, श्योर है बिना 2 बार देखे तो नहीं समझ में आएगा, तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। रिमेंबर कैसे रखोगे, फर्स्ट इक्वेशन का डिराइव a बराबर dv बाई dt, सेकेंड इक्वेशन का डिराइव v बराबर dx अपॉन dt या फिर ds अपॉन dt, थर्ड इक्वेशन यूनिक इक्वेशन, यूनिक मेथड। क्या यूनिक मेथड, a बराबर dv बाई dt एंड बोथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ds, बोथ मल्टीप्लाई बाई ds, मतलब कि जब थर्ड इक्वेशन डिराइव करो तो वहाँ पे रिमेंबर रहे ये बातें कि a बराबर dv बाई dt तो लिखो ही लिखो, बट साथ में ds अपॉन ds से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि मैंने यहाँ पर किया था। तो सारे इंटीग्रेशन मेथड में हर एक बेसिक बातें मैंने अप्रोच बताया, मैथमेटिकल तरीका तक बताया कि कैसे फार्मूला आ रहा है विद एग्जांपल के साथ। v dv का इंटीग्रेशन तक मैंने बताया, ds का इंटीग्रेशन तक मैंने बताया, सारी बातें मैंने बेसिक कंप्लीट की। और जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, ये भी मैंने 3 बार बोला। तो कांस्टेंट का ना ही इंटीग्रेशन होता है ना डिफ्रेंशिएशन, कांस्टेंट ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा। यही रीज़न था कि देखो यहाँ पे हाफ था तो बाहर आ गया, यहाँ पे a था तो बाहर आ गया, तो
मतलब ये रूल कहता है कांस्टेंट, देखो न्यूमेरिकल था इसीलिए बाहर ले लिए। तो सारी बातें बस रिमेंबर रखना, छोटी छोटी 2 बार प्रैक्टिस कर लेना, रिमेंबर सारी इक्वेशंस हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वहाँ पे हम बात करेंगे अपवर्ड मोशन के बारे में, मतलब कि फ्री फॉलिंग के बारे में। कंप्लीट स्टडी करेंगे फ्री फॉलिंग का, मतलब कैसे ये स्टार्ट होता है, कैसे इक्वेशन लगाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फ्री फॉलिंग पर बेस्ड, और इस पर सवाल के थ्रू हम समझेंगे बातों को। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।